लड़का झटके से जाग जाता है। एक मॉन्स्टर जिसके जबड़े खुले हुए हैं उसे घूर रहा है। विल शॉटगन पकड़ता है और ट्रिगर दबाता है। मॉन्स्टर पीछे हटता है और विल केबिन से बाहर निकलकर जंगल में भाग जाता है। वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, ये सोचकर कि ऊंचाई उसे सुरक्षित रखेगी। हालांकि मॉन्स्टर चढ़ भी सकता है। विल हिम्मत हार जाता है। वो अगले पेड़ पर जा गिरता है। खुशकिस्मती से उसका बैकपैक एक टहनी में फंस जाता है, जिससे वो गिरता नहीं है। वो तभी बेहोश होता है जब वो जमीन पर गिरता है। मॉन्स्टर विल को घसीटकर वापस अपनी मांद में ले जाता है। फिर वेकना, उसका शासक, आगे बढ़ता है। बेले विल के चारों ओर लिपट जाती है, उसे ऊपर उठाती है और दीवार से चिपका देती है। एक टेंटिकल विल के मुंह पर रेंगता है और एक अजीब सी चीज उसके शरीर में घुस जाती है, लेकिन वेकना उसे चोट नहीं पहुंचाती। वो जानबूझकर विल को जाने देता है। इसीलिए बाद में उसकी माँ और चीफ अपसाइड डाउन में जाकर विल को बचाते हैं और उसे असलियत में वापस लाते हैं। अगले 4 सीजन में हॉकिंस में अजीब चीजें होती रहती हैं और ये सब वेकना का किया धरा है। उसका असली नाम हेनरी था। वो सुपर पावर के साथ पैदा हुआ पहला बच्चा था। उसने ज्यादा ताकत पाने के लिए अपनी माँ और बहन को मार डाला, लेकिन जब उसने अपने पिता को मारने की कोशिश की तो वो गिर गया। हॉकिंस लैब ने हेनरी को कस्टडी में ले लिया और उसकी काबिलियत दबा दी। लैब दूसरे बच्चों में उसकी काबिलियत दिखाना चाहती थी ताकि उन्हें फायदा हो सके। सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर में 11वां बच्चा था जिसे उन्होंने पावर के साथ ट्रेन किया था। हेनरी ने 11 को धोखा देकर वो चिप हटवा दी, जिससे उसकी काबिलियत कम हो गई थी। फिर सभी लैब्स को मार डाला। दुखी और डरी हुई 11 ने अपनी लिमिट से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और हेनरी को अपसाइड डाउन भेज दिया। वहां वो वेकना में बदल गया। सीजन 4 एपिसोड 11 के आखिर तक हम जिस बिना नाक वाले मॉन्स्टर को जानते थे और उसके दोस्तों ने वेकना को शहर को तबाह करने से रोक दिया, लेकिन वेकना मरा नहीं। वो छिप गया और उसने टेढ़े-मेढ़े लोगों के लिए 4 गेट भी खोल दिए। 18 महीने बाद अब 1987 है। पूरा शहर पूरी तरह से मिलिट्री के कब्जे में है। लॉकडाउन। जिस चर्च में चारों रिफ्स मिलते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है। आम लोगों को उसके आसपास जाने की इजाजत नहीं है। मिलिट्री अपने तथाकथित सुपर पावर वाले अपराधी 11 पर इल्जाम लगाती है और हेलीकॉप्टर और खास गियर से उसका पीछा करती है। वे उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से गोली मारते हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जब वे पास पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि ये एक धोखा है। असली 11s जो जंगल में छिपे हुए हैं, चीफ और जॉयस के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो अपनी हदें पार करती है और मजबूत बनने और वेचनों को हमेशा के लिए हराने के लिए बेताब है। इस बीच हाई स्कूल के बच्चों ने देखा कि मिलिट्री ने सारे रेडियो सिग्नल काट दिए हैं। रॉबिन्स, जो हमेशा तीखे बोलती है, अपने रेडियो सेगमेंट में मिलिट्री पर तंज कसती है। टीनेजर्स के लिए कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए सिग्नल टावर की ओर जाते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए उन्हें सबसे ऊपर चढ़ना होगा और ये नैन्सी को अपने पैरों से उड़ाने का एकदम सही कोट चांस है। स्टीव और जोनाथन सीढ़ी पर दौड़ते हैं, सबसे पहले टॉप पर पहुंचने के लिए लड़ते हैं। वे एक ही समय पर चोटी पर पहुंचते हैं, तार जोड़ते हैं और नैन्सी से क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पाते हैं कि वो और रॉबिन बहुत पहले जा चुके हैं। नैन्सी को अपने छोटे से टेस्टोस्टेरोन कॉन्टेस्ट से ज्यादा वेचना को हराने की परवाह है। कुछ मिनट पहले डिटेक्टिव मरे एक डिलीवरी ट्रक में ड्राइवर बनकर शहर में घुसा था। वो उनके लिए गोलियां, ग्रेनेड और एक चोरी का मिलिट्री प्लान लाता है। आज रात के 10 बजे वे सप्लाई भेज रहे हैं गांव की तरफ। वे अपसाइड डाउन में घुसने, वेकना को ढूंढने और इस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका ढूंढ रहे हैं। हालांकि वे पिछली घुसपैठ में 37 बार फेल हुए थे, लेकिन अब उनके इरादे को कोई नहीं रोक सकता। अपने रेडियो होस्ट कवर का इस्तेमाल करके रॉबिन प्लान कैफेटेरिया में 4 लड़कों और के बारे में एक कोडेड मैसेज भेजती है। जंगल में चीफ ने कोड क्रैक कर लिया। डिटेल्स जानने के बाद चीफ 11 को जाने देने से मना कर देता है। उसे डर है कि मिलिट्री उसे देखते ही मार डालेगी और इससे भी ज्यादा उसे इस बात की चिंता है कि वेकना का सामना करने पर उसे चोट लग जाएगी। 11 बहस नहीं जीत सकती, इसलिए वो गुस्से में चली जाती है। जॉयस बच्चों को बचाने की इस चाहत को अच्छी तरह समझती है। वो चीफ को एक किस देती है और कहती है कि जब वे काम दे रहे हो तो सुरक्षित वापस आना। हमें अचानक दुनिया घूमती हुई महसूस होगी। बच्चों जैसी हंसी चारों ओर गूंज रही होगी। उसके दोस्त उसे ठंडे पसीने में भीगते हुए देखेंगे, लेकिन विल इसे घबराहट समझकर नजरअंदाज कर देगा। इस अजीब बात को नजरअंदाज कर देगा। इसी बीच जब कुछ क्लासमेट एक बच्चे को घूमने वाली राइड पर बांध देते हैं और वो बिना रुके घूमता रहता है, वह भी उसी घूमते आसमान से आंखें मिलाती है। ये कोई और नहीं बल्कि नैन्सी है और सिस्टर होली को पसंद करती है। स्कूल की घंटी बजती है, लेकिन होली उसे अनदेखा कर देती है और सीधे एक आदमी से बात करने के लिए बाड़ से चिपक जाती है। जब टीचर देखने आती है तो वो होली को हवा में बातें करते हुए पाती है। टीचर होली की माँ को स्कूल बुलाकर रिपोर्ट करती है।
होली अपने भाइयों को अजीब व्यवहार के बारे में बताती है। उस रहस्यमयी आदमी ने कहा था कि शहर में एक मॉन्स्टर है जो उसके जैसे बच्चों को खा जाता है। माइक को लगता है कि उसकी बहन इस सारी अफरातफरी से डर गई है और उसे दिलासा देने के लिए एक मनगढ़ंत दोस्त बनाता है। वो झूठ बोलता है कि मॉन्स्टर असली नहीं होते और उसे एक गेम कैरेक्टर देता है। मूर्ति उसे ग्रुप का हीरो बनने के लिए हिम्मत दे रही है। समय तेजी से बीतता है, लेकिन डस्टिन का कहीं पता नहीं है। वो अकेला गायब है। पता चलता है कि वो बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ मुसीबत में पड़ गया है। सीजन 4 में गेम क्लब के लीडर एडी को बास्केटबॉल कैप्टन ने एक कल्ट लीडर और कातिल बताया था। पुलिस द्वारा वांटेड आदमी बनने के बाद एडी और डस्टिन लड़ने के लिए अपसाइड डाउन में घुस गए। मॉन्स्टर्स की तरह नहीं, उसने दूसरों को वेकना को असली दुनिया में घुसने से रोकने के लिए समय खरीदने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और डस्टिन की नजर में हीरो बन गया। लेकिन शहर के उन लोगों के लिए जो सच नहीं जानते, एडी अभी भी एक भगोड़ा है। डस्टिन, जो एडी के लिए खड़ा हुआ, बास्केटबॉल टीम की बुलिंग से बच नहीं सकता। माइक और दूसरे लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और वेकना पर ध्यान दे, लेकिन डस्टिन अपने दोस्त की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बुली के लॉकर में एक पालतू सांप रख देता है, जिससे उसे क्लास के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। क्लास के बाद डस्टिन अकेले अपने मरे हुए दोस्त से मिलने कब्रिस्तान जाता है। एडी की कब्र पर बेइज्जती वाली ग्राफिटी, स्प्रे और खून लगा होता है। डस्टिन चुपचाप उसे साफ कर देता है, लेकिन बुली और उसकी टीम बदला लेने के लिए डस्टिन पर घात लगाकर हमला कर रही है, उसे बुरी तरह पीट रही है। इस वजह से ग्रुप डस्टिन से कांटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन समय बहुत कीमती है, इसलिए उन्हें उसे पीछे छोड़कर 3 टीमों में बंटना पड़ता है। चीफ मिलिट्री कंट्रोल वाले इलाके की ओर जाने वाली एक टनल में रेंगता है। माइक और लुकास पोजीशन लेते हैं एक ऊंची बिल्डिंग पर आर्मी की हरकतों का पता लगाने के लिए। जब सैनिक गेट को रोकने वाली बेलों को फ्लेम थ्रोअर से जला देते हैं तो वे चीफ को इशारा करते हैं। वो धुएं को कवर की तरह इस्तेमाल करता है, एक ट्रक के पीछे दावा करता है और काफिले के साथ अपसाइड डाउन में घुस जाता है। इस बीच सर्च टीम निकल जाती है। स्टीव और जोनाथन असल दुनिया में एक वैन चलाते हैं, चीफ के सिग्नल को फॉलो करते हुए ये पक्का करने के लिए कि वो अपसाइड डाउन में खो न जाए। बाकी लोग जानकारी देने के लिए बेस पर रुक जाते हैं। वे पहले भी 37 घुसपैठ की कोशिशों में कामयाब रहे हैं। उनका टीम वर्क सॉलिड है, लेकिन इस बार मुसीबत आ गई है। चीफ के अपसाइड डाउन में घुसने के ठीक बाद विल को कुछ जमी हुई सख्त चीज दिखती है। एक मॉन्स्टर सैनिकों पर हमला करता है। इस अफरातफरी में चीफ के पेट में गोली लग जाती है। मॉन्स्टर को खून की गंध आती है। वो उसके ट्रक पर कूद जाता है, छत फाड़ देता है और ड्राइवर को मार डालता है। ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है। उसी समय विल एंटन में गिर जाता है। उसकी नजर मॉन्स्टर से मिल जाती है। वो उसे दौड़ते हुए देखता है। फोर्ड नैन्सी के घर से मॉन्स्टर के चले जाने के बाद चीफ ट्रक से बाहर कूद जाता है, लेकिन पहले आए अजीब बाएं प्रोग्रामेटिक सिग्नल से सीक्रेट बेस की पावर बंद हो जाती है। वो अपनी टीम से पूरी तरह कट जाता है। मॉन्स्टर की दहाड़ सुनता है। चीफ जंगल में पीछा करता है। जॉयस विल को घूंसा मारकर जगाता है। वो घबरा जाता है, सबको बताता है कि वेकना वापस आ गई है और इस बार उसका टारगेट नैन्सी का परिवार है। नैन्सी का पेट गिर जाता है। वो गाड़ी उठाती है और तेजी से घर जाती है। ठीक तभी नैन्सी की छोटी बहन हॉलीज अपने बेडरूम में है। हर लाइट एक साथ टिमटिमाती है। इसके बाद छत में दरारें पड़ जाती है और मॉन्स्टर का सिर उल्टा होकर बाहर निकलता है।